हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जिसे ऑप्टिकल पाइप भी बोला जाता है। और दावा करता हूं कि इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो एंड तक देखिए अगर आपको सब कुछ समझना है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत करते हैं इससे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक पाइप होता है जो कि बना हुआ होता है एक फाइन क्वालिटी ग्लास या फिर क्वार्ट्ज फाइबर से। और जो थिकनेस होती है ऑप्टिकल फाइबर की वो बहुत कम होती है। उसका डायमीटर अराउंड 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जो लेंथ वाइज हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने डिस्टेंस का हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है उतना डिस्टेंस का हमें ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर बिछाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बनाया हुआ है। अब ऑप्टिकल फाइबर में दो लेयर होती है, एक होता है मेन फाइबर और उसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई होती है। तो जो मेन फाइबर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 के बराबर होता है। और जो कोटिंग डली हुई होती है उस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेन फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा कम होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के बराबर होता है। अब जिस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पर अगर यहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर में करते क्या है कि जो भी टाइप के सिग्नल होते हैं हमारे पास, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुए, तो हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड होता है वहां से हम लाइट सिग्नल को इंसर्ट करते हैं। और जिस तरह से मैं यहाँ पर लाइट का यहाँ पर जो पाथ ड्रॉ कर रखा है उसी पाथ को फॉलो करते हुए लाइट आगे बढ़ती है, और दूसरे एंड पे हमें वही लाइट सिग्नल जो हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं वो लाइट सिग्नल हमें आउटपुट पर मिल जाते हैं। और बाहर वापस हम क्या करते हैं उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो डिजायर्ड इनपुट था वो हमें यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट पे मिल जाएगा। अब जब भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रेवल करती है तो जो ऑप्टिकल पाइप का जो कर्व सरफेस होता है वहां से लाइट कभी भी बाहर नहीं निकलती है। वो जब हम एक एंड से भेजेंगे तो दूसरे एंड से ही बाहर निकलेगी। कर्व सरफेस मतलब सपोज लाइट यहां से इस पाथ पे बाहर कभी भी नहीं निकलेगी। ठीक है, वो हमेशा जो मेन फाइबर है उसी की जो एक्सिस है उसके अलोंग ही निकलेगी। तो ये तो बात हो गई ऑप्टिकल फाइबर के मटेरियल की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब वर्किंग की तरफ चलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग क्या होती है। तो बाहर हम मान लेते हैं एयर है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है नियरली 1 के बराबर। तो अब हम ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम बनाए, एक है डेंसर मीडियम और दूसरा है रेरर मीडियम। और ये बाउंड्री बनाई है जो कि इन दोनों ही मीडियम को सेपरेट कर रही है, और यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। जो उसकी वर्किंग होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ आती है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो जाती है। उस पर्टिकुलर एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल हमें बहुत बार सुनने को मिलेगा आगे इस वीडियो में, तो ये हम थोड़ा सा समझ ले पहले। देखिए, कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से किसकी तरफ जानी चाहिए, रेरर मीडियम की तरफ। तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसे हमें बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो जाती है। थीटा सी जो है वो है क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा बढ़ाएं तब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो 90 डिग्री से और ज्यादा क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और उसका नतीजा क्या होगा, वो जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में तो जाएगी नहीं, उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रे क्या होगी, 90 डिग्री से और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उसका नतीजा क्या होगा कि वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो लाइट की इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। तो ये तो पूरा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर की तरफ चलते हैं। सो ये हम ऑप्टिकल फाइबर कंसिडर कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू के बराबर, और जो बाहर वाला मीडियम है वो है एयर। तो जो एयर है वो होगा रेयर मीडियम, और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो होगा डेंसर मीडियम। और हम क्या करते हैं, एक लाइट रे यहां पर अंदर इंसर्ट कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। सो हमने यहाँ पर एक इंसिडेंट रे कंसिडर करी, जो कि हमने ये जो नॉर्मल है उससे थीटा एंगल पर इंसर्ट करी है, और जब ये रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पहुंचेगी तो ये जो एंगल है वो एंगल आर के बराबर होगा, और यहाँ पर इस स्पेस पे सिंपल जो रिफ्रैक्शन होता है वो होगा। अब इस पॉइंट पे जब ये लाइट रे ये जो इसका कर्व सरफेस है उसको हिट करेगी, तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो वो किसकी वजह से हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देखें तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, अंदर जो है मीडियम वो है ऑप्टिकल फाइबर का, और बाहर जो है वो है एयर का मीडियम। तो यहाँ पर हम चाहते हैं इस पॉइंट पर क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके लिए ये जो एंगल थीटा है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। अगर ऐसा होता है तो ये लाइट रे इसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये लाइट रे यहां पर पहुंचेगी, और यहां पर अगेन हम चाहेंगे कि यहां पर वापस से क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। और यहां पर लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें जो इंसिडेंट रे थी जो हमने यहाँ पर भेजी थी वही हमें यहाँ पर इमर्जेंट रे के फॉर्म में बाहर मिल जाएगी। जो लाइट रे यहाँ पर थी वही लाइट रे हमें यहाँ पर मिलेगी। और जो लॉसेस होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें मैक्सिमम मिलती है, क्योंकि जो भी सिग्नल होता है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो सिग्नल की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं तब। तो ये तो सिंपल सी वर्किंग हो गई ऑप्टिकल फाइबर की। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो हमें देखने हैं। सबसे पहला तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है उसके लिए हमें एक डेरिवेशन देखना है, और दूसरा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड उसका डेरिवेशन देखना है। मतलब कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हम कितना मैक्सिमम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो प्रॉपरली वर्क करे। तो ये तो हमने छोटी सी लेंथ के लिए डायग्राम बनाया था। अगर लेंथ ऑप्टिकल फाइबर की बड़ी है तो जो पाथ यहाँ पर मैंने लाइट का बनाया है उस पाथ को फॉलो करते हुए लाइट रे एक एंड से दूसरे एंड पर बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये तो हो गया पूरा वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला देखना है, डेरिवेशन करना है उसका, और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग के लिए। तो हम अब मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर इसका डेरिवेशन देखेंगे। और डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है वो यहाँ पर यूज में आएगी, तो वो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर रखें और लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, तब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो होता है 90 डिग्री के बराबर। ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन। अब लाइट की क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जिस पाथ पे लाइट जा रही है उसके रिवर्स पाथ को जो लाइट है वो फॉलो कर सकती है। मतलब यहां पर हम देखें तो ये अभी लाइट का पाथ है, पर अगर हम यहां पर इंसिडेंट रे ऐसे भेजे, इस डायरेक्शन में भेजे, तो वो इसी पाथ पे हमें बाहर आती हुई मिलेगी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर से डेंसर की तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर रखे, तो वो थीटा सी एंगल से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ये रिवर्सिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पर इस डेरिवेशन में यूज करनी है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। अब जो डायग्राम मैं बना रहा हूं उसे हमें कंसिडर करना है ताकि हम मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन निकाल सकें। सो ये ऑप्टिकल फाइबर बनाया, बाहर वाला जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम, अंदर वाला जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम
रेडर मीडियम से 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे को भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, थीटा सी एंगल से। तो हमें भी यहाँ पर यही करना है कि जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल फाइबर का जो एंट्रेंस है उस पर हम 90 डिग्री से इंसर्ट करेंगे। सो ये है नॉर्मल, और इस नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल पे हमने इंसिडेंट रे भेजी। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके थीटा सी एंगल से अंदर की तरफ जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये जो एंगल है वो होगा थीटा सी के बराबर, जो कि होता है क्रिटिकल एंगल। अब इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में वापस हो जाती है। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनाएंगे, और यहाँ पर अगेन हम एक नॉर्मल बना देते हैं, और ये जो एंगल है इसे नाम दे देते हैं थीटा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं थीटा सी प्लस थीटा ये बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 होगा, तो मतलब थीटा सी और थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। और जो थीटा है उसे हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सी के बराबर, और थीटा सी ये है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ वापस से जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। तो यहां पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू के बराबर मान लेते हैं, और जो रेयर मीडियम है वो मान लेते हैं एयर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 के बराबर। तो यहां पर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया, ये किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम क्या है, एयर, और फर्स्ट मीडियम है म्यू के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा सी है वो बराबर होता है 1/म्यू के। ये क्रिटिकल एंगल से हमने कंडीशन निकाल ली। अब यहां पर हम आ जाए तो यहां पर ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल जो थीटा है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी यहां पर जाके क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। थीटा की वैल्यू जो कि 90 माइनस थीटा सी है वो हम यहां पर पुट कर दें। सो 90 माइनस थीटा सी ये बड़ा होना चाहिए थीटा से, और यहां पर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें। सो 90 ये बड़ा होना चाहिए 2 थीटा सी से, और इस इनइक्वालिटी को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 45 डिग्री ये बड़ा होना चाहिए थीटा सी से। मतलब कि जो थीटा सी है वो छोटा होना चाहिए किससे, 45 डिग्री से। ये एंगल के टर्म्स में बात होगी। अगर साइन में बात करें हम, साइन ऑफ थीटा सी ये छोटा होना चाहिए किससे, साइन 45 डिग्री से। अब साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, और साइन थीटा सी ये किसके बराबर होता है, 1/म्यू के, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √2 को इधर भेज देते हैं और म्यू को इधर भेज देते हैं। सो हमें यहाँ पर मिलेगा √2 ये छोटा होना चाहिए किससे, म्यू से। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा होना चाहिए किससे, √2 से। तो यहाँ से हम मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 से बड़ा होना चाहिए। तो जो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू मिन, वो बराबर होना चाहिए √2 के। तो ये डेरिवेशन हो गया मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर, और वो बराबर होना चाहिए √2 के। फॉर mu equals to √2, successive total internal reflection take place at curved surface, and finally ray emerges from other end of the cylinder through flat surface. तो ये तो हो गया मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डेरिवेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर। और अब हम देखेंगे मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर। सो अब हम देखेंगे मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें हम कितनी
रेंज तक एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसे हमें कंसिडर करना है और इस डेरिवेशन को हम प्रोसीड करते हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैक्सिमम एंगल किस एंगल की बात चल रही है, तो ये डायग्राम में मैं आपको समझा दूंगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बन गया है और जो डॉटेड लाइन्स है वो एक्सिस बनाई है मैंने। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं। सो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये जो एंगल है जिसे नाम दे देता हूँ मैं θ2, हमें ये बताना है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 में ले रहा हूँ और इसके बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले रहा हूँ। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का वो ले लिया μ1। अब यहाँ पर जब हम लाइट रे को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल जो रिफ्रैक्शन होता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो हम अभी θ1 ले लेते हैं। सो यहाँ पर सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब इस पॉइंट पे ऑप्टिकल फाइबर को वर्क करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने करवा दिया और क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो जो μ1 है इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, μ2 से। और यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना लेते हैं और एंगल को लिख देते हैं। सो ये नॉर्मल बन गई और ये जो एंगल है उसे हम ले लेते हैं θ के बराबर। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो θ है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, θc से। θc जो है वो है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और जिसमें रिफ्रैक्ट हो रही है वो है μ2। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तब यहाँ पर उस एंगल के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो होता है क्रिटिकल एंगल के बराबर। और यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें तो साइन θc इसकी वैल्यू आएगी μ2 बाय μ1 के बराबर और यहाँ पर जो μ1 है वो μ2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है। और यहाँ पर हम देखें तो θ1 और θ1 प्लस θ ये बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। मतलब कि हम जो θ1 है उसको θ के टर्म्स में इस इक्वेशन का यूज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से θ1 ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस θ के। अब इस इक्वेशन का यूज करा जाए, θ ये बड़ा है θc से, मतलब जो साइन θ है वो भी बड़ा होना चाहिए किससे, साइन θc से। और जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन से हम साइन θc की वैल्यू जो है वो μ2 बाई μ1 के बराबर है, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो साइन θ ये बड़ा होना चाहिए किससे, μ2 बाई μ1 से। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पर जो पहला जो लाइट रे पहला बार जो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर भी हम स्नेल्स लॉ का यूज करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है θ2 के बराबर, तो साइन θ2 बाय साइन θ1 स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। तो जो इस रिफ्रैक्शन की बात करें तो जो सेकेंड मीडियम है वो है μ1 और जो फर्स्ट मीडियम है वो है μ2। सो ये बराबर होगा μ1 बाय μ2 के। सो यहां से साइन θ2 इंटू μ1 ये μ2 ये बराबर हो जाएगा μ1 इंटू साइन θ1 के। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो θ1 की वैल्यू है 90 माइनस θ उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो μ2 साइन θ2 इक्वल्स टू हो जाएगा μ1 साइन 90 माइनस θ। अब साइन 90 माइनस θ क्या होता है, कॉस θ।
तो हमें मिलेगा म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल्स टू म्यू वन कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी म्यू टू बाय म्यू वन साइन थीटा टू। अब कॉस थीटा हमें पता पड़ गया तो उससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। सो साइन थीटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो साइन थीटा जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू के बराबर। सो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकल गई है। अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो उससे हमें थीटा टू के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ये इतना पार्ट में रब कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया बिल्कुल आपको वैसे ही फॉलो करना है, और ये मैं अभी रब करने जा रहा हूँ। सो ये साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। ये बड़ा होना चाहिए किससे, म्यू टू बाय म्यू वन से। दोनों ही साइड हम स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा वन माइनस म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। ये बड़ा होना चाहिए म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू वन स्क्वायर से। अब अगर हम इस पूरी इनइक्वालिटी को म्यू वन स्क्वायर बाय म्यू टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों ही साइड, तो हमें मिलेगा म्यू वन स्क्वायर बाय म्यू टू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू। ये बड़ा होना चाहिए किससे, वन से। अब साइन स्क्वायर थीटा टू को एक साइड कर लें और बाकी सबको दूसरी साइड भेज दें तो हमें मिलेगा म्यू वन स्क्वायर बाय म्यू टू स्क्वायर माइनस वन। ये बड़ा होना चाहिए किससे, साइन स्क्वायर थीटा टू से। और यहाँ से हमें साइन थीटा टू की वैल्यू पता पड़ जाएगी इनइक्वालिटी के टर्म्स में कि साइन थीटा टू ये छोटा होना चाहिए अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर बाय म्यू टू स्क्वायर माइनस वन से। मतलब कि जो थीटा टू एंगल है वो छोटा होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर बाय म्यू टू स्क्वायर माइनस वन। अब इस वैल्यू से छोटे या बराबर जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे वो सारे एक्सेप्टेबल होंगे इस ऑप्टिकल फाइबर के लिए। और मैक्सिमम एंगल की बात करें थीटा टू मैक्स, वो बराबर होगा अगर ये जो एंगल है वो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर बाय म्यू टू स्क्वायर माइनस वन के बराबर हो। ये मैक्सिमम जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, उसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम ये जो पूरा डायग्राम जो मैंने बनाया है उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ये एंगल थीटा टू लेना पड़ेगा, ये एंगल थीटा वन लेना पड़ेगा, ये एंगल थीटा लेना पड़ेगा, अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसे म्यू वन और बाहर वाला जो इसको म्यू टू लेना है। तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। और पूरा जितना भी डेरिवेशन से ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड वो मैंने सारे आपको इस वीडियो में बताए हैं, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो ये बना है। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसी नया वीडियो अपलोड है आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।